ये ऑटिज्म एक्चुअली है क्या? कैसे आइडेंटिफाई करें कि बच्चे को ऑटिज्म हो रहा है या नहीं? या क्या इसके अर्ली साइंस है? ये एक डिसऑर्डर है। तो अगर ये सिम्टम्स आते हैं तो पेरेंट्स ने समझना चाहिए कि शायद बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है। ये डिसऑर्डर है, डिसीज नहीं है। ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है। ऑटिज्म के बच्चों का ये प्रॉब्लम होता है कि उन्हें मीनिंगफुल वे में खेलना नहीं आता है। पेरेंट गूगल ना करे, खुद से जाकर सेल्फ डायग्नोज ना करे। Hi Priyanka, how are you? हाय सर, आई एम गुड, हाउ आर यू? I'm doing good. So how is life? सो बिट हेक्टिक आई वुड से। Okay. And बाकी कैसे चल रहा है? अच्छा चल रहा है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि कुछ और प्रोडक्टिव कर सकूँ। ओके। मैं रिसेंटली अभी एक होम टाउन फंक्शन में गया था। तो मैंने वहाँ पे ना एक बच्चे को देखा और उनके पेरेंट्स की कन्वर्सेशन सुनी। तो वो बच्चा मतलब नेम कॉलिंग को एड्रेस नहीं कर पा रहा था, अटेंशन नहीं दे रहा था। दीवार की तरफ बैठ के मुंह करके ऐसा ऐसा हिला रहा था, हैंड फ्लैप कर रहा था। तो मैंने उनके पेरेंट्स की कन्वर्सेशन सुनी। तो वो बोल रहे थे कि अ, ये बच्चा सुनता नहीं है, ध्यान नहीं देता। तो दूसरे पेरेंट्स बोल रहे थे कि अभी छोटा है, मस्ती करते रहता है, इसलिए है। बट मुझे समझ में आ गया था कि ये कुछ स्पेशल सिंड्रोम के सिम्टम्स है, जैसे ऑटिज़म, क्योंकि कुछ बच्चों में मैंने देखा है कि ये ऑटिज़म के करीब आता है। तो मुझे ऐसा लगा कि अभी भी इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस नहीं है। मतलब पेरेंट्स को लगता है कि ठीक है, अभी बच्चा है तो करता है, नादानी करता है, बड़ा होके सीख जाएगा या फिर सही हो जाएगा। और इसके कारण क्या होता है कि बच्चे को जो चीज़ें चाहिए, जो अटेंशन चाहिए, जो उसकी ट्रीटमेंट नहीं बोल सकते, बट जो उसके ऊपर काम करना चाहिए वो होता नहीं है और फिर बहुत डिले हो जाता है। एंड फिर कुछ दिनों के बाद उसके ऊपर काम करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये मैंने ऐसा ऑब्ज़र्व किया बिकॉज़ ऑफ, मुझे एक ही चीज़ लगी कि बिकॉज़ ऑफ अवेयरनेस ये बहुत चीज़ें हो रही है हमारे समाज में। स्पेशली टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में इसके बारे में उतना अवेयरनेस नहीं है। मुंबई या टियर 1 सिटीज़ में तो स्कूल्स में भी बताया जाता है। पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है, उनको बताया जाता है। तो टियर 1 सिटीज़ के लोग कर पाते हैं, पेरेंट्स कर पाते हैं। बट जो टियर 2, टियर 3 सिटीज़ है, वहाँ के लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना ऐसे व्यक्ति से बात की जाए जो स्पेशली ऑटिज़म के बारे में हमें डिटेल में बता सके, हमारे व्यूअर्स को। तो डॉक्टर प्रियंका, ये ऑटिज़म एक्चुअली है क्या? ऑटिज्म, इसको ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है। ओके। स्पेक्ट्रम, अगर ये नया टर्म है तो मैं आपको बता दूँ, स्पेक्ट्रम एज़ इन ये 0 टू 100 के बीच में एक रेंज होता है, जहाँ पर 2 बच्चे जो ऑटिज़म से डायग्नोज़ किए गए हैं, ज़रूरी नहीं है कि 0 लेवल पे हो, 100 लेवल पर हो या 50 के लेवल पर हो। वो 0 टू 100 के रेंज में कहीं पे भी वो बच्चा स्टैंड कर सकता है। 2 ऑटिज़म के बच्चे जो डायग्नोज़ हुए हैं, सेम सिम्पटम शो नहीं करेंगे। किसी बच्चे में हैंड फ्लैपिंग जैसे आपने बिहेवियर देखा, हाँ। वो होगा, किसी में स्पीच डिले होगा और किसी में मोटर डिले हो सकता है, फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर डिले, किसी में सोशल अवेयर। ये फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर डिले। फाइन जब मोटर एंड ग्रॉस मोटर जैसे हमारा नॉर्मल डेवलपमेंट होता है कि बच्चा जब बड़ा होता है तो विथ एवरी मंथ गोइंग वो क्रॉल करना सीखता है, नी स्टैंड सीखता है, स्टैंडिंग सीखता है, देन वॉकिंग सीखता है। सेम वे हमारे फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर स्किल्स जो हमारे हाथों का इस्तेमाल करना हमें सिखाते हैं। फाइन मोटर में हमारे फिंगर्स यूज़ होते हैं, जिसमें हम सीखते हैं कि स्पून से कैसे खाया जाता है, ओके। बैग के चेन को कैसे ओपन किया जाता है, पेंसिल को हम प्रॉपर वे में पकड़कर कैसे लिख और कलर कर सकते हैं। तो ये सारे स्किल्स आते हैं फाइन मोटर स्किल्स में। एंड ग्रॉस मोटर स्किल्स में हमारा बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, जंपिंग, क्लाइंबिंग अप एंड डाउन द स्टेयर्स, प्लेइंग विद अ बॉल एंड कैच, देन क्रिकेट, ये सारी चीज़ें ग्रॉस मोटर में आती हैं। ओके। तो कुछ बच्चों में ग्रॉस मोटर एंड फाइन मोटर स्किल्स डिले होते हैं, किसी बच्चे में सोशल इंटरैक्शन डिले होता है, तो ऐसे अलग-अलग सिम्पटम्स हम देख सकते हैं। एंड ऑटिज़्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है, जो कि
हमारे ब्रेन को मतलब जो बच्चे ऑटिज़्म से डायग्नोज़ किए गए हैं, उनका ब्रेन एक अलग वे में फ़ंक्शन करता है, जो इम्पैक्ट करता है उनका बिहेवियर, उनका लर्निंग पैटर्न, उनका सोशल इंटरैक्शन एंड कम्युनिकेशन पैटर्न। ओके। सो ये एक डिसऑर्डर है। हाँ, ये डिसऑर्डर है, डिसीज़ नहीं है। तो क्या फ़र्क है डिसीज़ और डिसऑर्डर में? डिसीज़ एक मेडिकल कंडीशन है, जिसमें हम बोल सकते हैं कि हमें एक नोन कॉज़ पता होता है कि इस वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। और सेकंड है कि उसका एक रीज़न स्पेसिफ़ाई होता है, सिम्पटम्स स्पेसिफ़ाई होते हैं, जैसे कि हार्ट डिसीज़ है, डायबिटीज़ है। लेकिन जो डिसऑर्डर है, डिसऑर्डर में हमें अभी तक नोन कॉज़ पता नहीं है कि ये क्यों हो रहा है। और उसके सिम्पटम्स वैरी करेंगे, जैसे मैंने बोला कि किसी में कुछ सिम्पटम्स पाए जाएँगे तो किसी में कुछ सिम्पटम्स पाए जाएँगे, जैसे कि ईटिंग डिसऑर्डर है, एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर है एंड ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। ओके। सो अगर मैं देख पाता हूँ कि जैसे ऑटिज़्म होता है, तो इस अगर कोई पेरेंट्स है, तो कैसे आइडेंटिफ़ाई करें कि बच्चे को ऑटिज़्म हो रहा है या नहीं है? क्या इसके अर्ली साइन्स हैं? अर्ली साइंस जो एज़ अ पेरेंट वो घर पे ही ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, वो है कि बच्चा बुलाने पर उनकी तरफ रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो 10 आउट ऑफ 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 2 टाइम्स कर रहा है तो डेफ़िनेटली उनको एक पीडियाट्रिक को जाके विज़िट करना चाहिए। बच्चे को फिज़िकल कॉन्टैक्ट बिल्कुल नहीं पसंद है, वो अकेले खेलना पसंद करता है और बहुत ज़्यादा अगर उनको समझना है कि उनके बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो सिर्फ़ उसका अगर प्ले पैटर्न ऑब्ज़र्व करे कि वो चीज़ों के साथ खेल पाता है कि नहीं खेल पाता है। ऑटिज़्म के बच्चों का ये प्रॉब्लम होता है कि उन्हें मीनिंगफुल वे में खेलना नहीं आता है, तो उनके आस-पास टॉयज़ होंगे तो भी वो मीनिंगलेस चीज़ों पर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ये कुछ साइन्स है, आई कॉन्टैक्ट नहीं देना, रिस्पॉन्स टू नेम नहीं देना, मीनिंगफुल प्ले नहीं करना अकॉर्डिंग टू द एज और सोशल इंटरैक्शन अवॉइड करना। ओके। सो उनका जो प्लेइंग मेजरली अगर पेरेंट्स को आइडेंटिफ़ाई करना है, तो ये 3-4 चीज़ें हैं। तो सर इसमें प्लेइंग पैटर्न होता है, तो उसमें ये एक ही चीज़ है कि वो मीनिंगफुल प्ले नहीं करेंगे। अगर उनको जैसे बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए टॉयज़ लेके आते हैं, तो वो उन टॉयज़ के साथ खेलेंगे नहीं, ऐसा आपका कहना है? हाँ, वो उसके साथ नहीं खेलेंगे, वो रैंडमली कोई एक ही चीज़ पर फ़ोकस करेंगे, लाइक चीज़ों को लाइन अप करना, लाइन से चीज़ों को लगाना, तो वो सारे टॉयज़ के साथ वो ही गेम खेलेंगे। रेपिटिटिव पैटर्न बहुत पाया जाता है ऑटिज़्म के बच्चों में। हाँ, मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे बच्चे लाइन्स पे लगाते हैं, हर कोई चीज़ कुछ भी दे दो, वो सब उसको लाइन्स पे लगाएँगे। हाँ, ये इसको रेपिटिटिव बिहेवियर इश्यू बोलते हैं, जो ऑटिज़्म के बच्चों में पाया जाता है। ओके। तो अगर ये सिम्पटम्स आते हैं, तो पेरेंट्स ने ये समझना चाहिए कि शायद बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है या फिर हमें कॉन्टैक्ट करना चाहिए पीडियाट्रिशियन को। हाँ। अ, उसके साथ-साथ अगर अ, ये सिम्पटम्स पाए जाने के बाद अगर पेरेंट्स पीडियाट्रिशियन के पास जाते हैं और उनको लगता है अगर पीडियाट्रिशियन डायग्नोस करता है कि नहीं बच्चे को ऑटिज़्म है, तो क्या ऐसा है हुआ है कि अभी मैंने बिकॉज़ रिसेंटली एक टर्म सुना था वर्चुअल ऑटिज़्म और ऑटिज़्म। तो ये वर्चुअल ऑटिज़्म क्या ऑटिज़्म का ही पार्ट है या कुछ अलग 2 चीज़ें हैं? वर्चुअल ऑटिज़्म ऑटिज़्म का ही एक पार्ट है, जो स्क्रीन एक्सपोज़र के वजह से बहुत ज़्यादा अभी अवेयरनेस लोगों में हो गई है कि वर्चुअल ऑटिज़्म है मेरे बच्चों में। तो मैं सिर्फ़ इतना ही रिक्वेस्ट करूँगी एज़ अ पेरेंट गूगल ना करें खुद से जाकर, सेल्फ डायग्नोज़ ना करें एंड खुद के बच्चों को टैग ना करें कि इसको वर्चुअल ऑटिज़्म है। एज अ डॉक्टर आई सी अ लॉट ऑफ पेरेंट्स कमिंग टू मी एंड फर्स्ट डे ऑफ इवैल्यूएशन पर ही बोल देते हैं, मेरा बच्चा तो बहुत हाइपर एक्टिव है। एग्जैक्टली उन्हें पता भी नहीं है कि हाइपर एक्टिव एक कितना बड़ा टर्म है किसी बच्चे को लेबल करने के लिए एंड वो खुद के बच्चे को सेल्फ डायग्नोज कर रहे हैं। तो वो जो उनका एरिया है सोचने का वो खुद को ही नैरो डाउन कर लेते कि ये तो हाइपर एक्टिव बच्चा है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना ही नहीं है। तो सेम चीज़ है, उसको वर्चुअल ऑटिज्म है नहीं है वो तो पीडियाट्रिशियन डिसाइड करेगा। पीडियाट्रिशियन जब आपको असेसमेंट के लिए भेजेगा साइकोलॉजिस्ट के पास, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास, तो वो खुद ही बता देंगे क्या है। बट अभी ये सारे टर्म्स वर्चुअल ऑटिज्म, हाइपर एक्टिव, ये सारे टर्म्स मोस्ट ऑफ पेरेंट्स से ही मुझे सुनने मिले हैं। ओके।
वही आपने बात किया हाइपर एक्टिव, बहुत वास्ट टर्म, इसको थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन कर पाएंगे? हाइपर एक्टिव एक एडीएचडी का पार्ट है। जैसे हम ऑटिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, एक अलग डिसऑर्डर है, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, जिसको हम एडीएचडी बोलते हैं। ADHD। एडीएचडी जिसका फुल फॉर्म है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसमें बच्चा एक जगह पर ज़्यादा टाइम तक फोकस नहीं कर पाता है। जैसे मैं और आप एक दूसरे को कंप्लीटली आई कांटेक्ट दे रहे हैं, मेरा अटेंशन आपकी क्वेश्चंस पर है, मैं प्रोसेस कर पा रही हूँ कि मुझे क्या बोलना है इस क्वेश्चन का आंसर, एंड आप परसीव कर पा रहे हो कि मेरा आंसर क्या है। ये इसके लिए हमें अटेंशन की ज़रूरत है, जो वो बच्चा नहीं कर पाएगा। ओके। इसके साथ-साथ वो काफ़ी इम्पल्सिव रहेगा, एक जगह पर बैठना पसंद नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होगा कि एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ जंप करेगा, भागेगा, और मीनिंगलेस मतलब बिना किसी रीज़न के वजह से जंप करना सोफ़े पर, बेड पर, हर जगह उसका कुछ ना कुछ मूवमेंट चालू ही रहेगा। और इम्पल्सिविटी ऐज़ इन उसको कोई भी चीज़ करने के पहले सोचना नहीं है, बस कर देना है। ओके, तो कोई भी चीज़, हाँ, तो जैसे इससे मुझे मतलब उसको डेंजर वगैरह का भी पता नहीं चलता शायद? नहीं, बॉडी अवेयरनेस इतनी अच्छी नहीं है कि वो समझ पाए कि मैं यहाँ से गिर जाऊँगा, मुझे लग जाएगा, या मैं खुद को कैसे प्रोटेक्ट करूँ। वो इतना ज़्यादा हाइपर एक्टिव रहता है कि उसको अराउज़ल लेवल इतना हाई है कि बाकी सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही है। तो ऐसे बच्चे क्या गलती से, अगर मान लो घर में मम्मी खाना बना रही है, ठीक है, किचन में स्टोव जल रहा है, तो उनको वो एहसास होता है कि ये इससे मुझे हर्ट होगा, ये फायर है? ये माइल्ड टू सीवियर लेवल पर होते हैं ये सारे केसेस। सो अगर माइल्ड लेवल ऑफ इशू है इन टर्म्स ऑफ ऑटिज्म या एडीएचडी, तो वो अंडरस्टैंडिंग हो सकती है डेली ऑब्जर्वेशन के साथ। लेकिन अगर सीवियर लेवल पर है तो इतना अवेयरनेस नहीं होता है कि मेरे सराउंडिंग में कौन सी चीज़ें हैं और वो चीज़ों से मुझे कितना हर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है। ओके, सो वापस आते हैं वापस ऑटिज़्म के ऊपर कि आपने ऑटिज़्म तो बताया कि ऑटिज़्म क्या है, बट अभी आपने बात किया कि अलग-अलग लेवल्स पे होता है, माइल्ड, सीवियर। सो ये कौन-कौन सी लेवल्स हैं और उसमें क्या-क्या फ़र्क है? माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर, ये 3 चीज़ों के साथ हम डिस्क्राइब करते हैं कि आपके बच्चे को माइल्ड ऑटिज़्म है, मॉडरेट ऑटिज़्म है या सीवियर ऑटिज़्म है। माइल्ड एज़ इन अर्ली डायग्नोस जब होता है, तो हमारे पास जो सिम्पटम्स आते हैं, वो काफ़ी कम होते हैं एंड चांसेस होता है कि रिकवरी या इम्प्रूवमेंट बच्चे में जल्दी हो पाएगा। सीवियर केसेस एक्सट्रीम होते हैं, जहाँ पे पेरेंट्स ने कुछ भी नहीं किया है बच्चे के साथ, प्रॉपर पेरेंटिंग नहीं हुई है, प्रॉपर टाइम क्वांटिटी या क्वालिटी टाइम जिसको बोलते हैं वो नहीं दिया है। तो बच्चा खुद में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है कि उसको अभी बाकी सारी चीज़ों का कुछ समझ ही नहीं है। तो वो प्रॉपर असेसमेंट के बाद ही हम बता सकते हैं कि बच्चा कौन से लेवल पर स्टैंड करता है। ओके। तो इसे हम आपने बात किया पेरेंटिंग की, तो एक्चुअली पहले ये चीज़ें नहीं सुनने मिलती थी कि किसी बच्चे को ऑटिज़्म है, बट अभी आए दिन ये अपने सराउंडिंग में, पहले बहुत दूर के किसी रिश्तेदार के पास एक अगर ऑटिज़्म का केस हमें मिलता है, फिर इस तरह के केसेस मिलते थे, बट अभी हमें सराउंडिंग्स में या फिर बहुत ऐसे बच्चे दिखते हैं जिनमें ये ऑटिज़्म के सिम्टम्स पाए जाते हैं। तो क्या रिसेंट ईयर्स में ये बच्चों के केसेस बढ़े हैं? आई वुड नॉट से कि ये अभी अभी-अभी डायग्नोज़ हुआ है या अभी-अभी आया है इंडिया में, बिकॉज़ ये पहले भी थे, बट अवेयरनेस इतनी नहीं थी। अभी आई फ़ील अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स में भी, पेरेंट्स में भी एंड जनरल पॉपुलेशन में भी, क्योंकि जो अभी हम डायग्नोस्टिक टूल्स एंड स्केल्स यूज़ कर रहे हैं, वो उस लेवल पर है कि 18 टू 24 मंथ्स में भी अगर बच्चा जाता है डेली विज़िट के लिए पीडियाट्रिक्स के पास फॉर एनी रीज़न लाइक कोल्ड, कफ या फ़ीवर, और अगर डॉक्टर ने भी बुलाया उसे एंड देखा कि वो आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा है, जो सोशल स्माइल होती है बच्चों की, अगर वो नहीं कर रहा है, तो डॉक्टर खुद ही बोल देंगे कि आई थिंक आपको एक बार ओटिस्ट को जाके विज़िट करना चाहिए, तो वो आपको बाकी का चीज़ गाइड करेंगे। सो आई गेस एक्सेप्टेंस और अवेयरनेस दोनों ही आई है, जिसकी वजह से अभी आपको ये केसेस ज़्यादा देखने मिल रहे हैं। ओके, और क्या कोविड का इम्पैक्ट हुआ है? कोविड के वजह से केसेस ज़्यादा बढ़ गए हैं ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि
सोशल इंटरैक्शन बिल्कुल नहीं था, सिर्फ़ बच्चों का नहीं पेरेंट्स का भी। मोबाइल स्क्रीन एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा हुआ है, तो इस वजह से बच्चे को आइसोलेट होना बहुत पसंद है कि मैं और मेरा फ़ोन हम साथ में रहेंगे, जिसकी वजह से स्पीच डिले काफ़ी हुई है। सो प्रॉपरली कोई रिसर्च तो नहीं हुआ है कि कोविड इज़ द रीज़न जिसके वजह से केसेस हाई हो रहे हैं, बट हाँ, कोविड के बाद बहुत सारे केसेस हमें देखने मिले। ओके। तो क्या मोबाइल से भी होता है? अभी तक तो जहाँ तक मैंने रिसर्च जो भी स्टडीज़ हुई है वो मैंने पढ़ा है, तो एज़ सच कोई रिसर्च अभी प्रूव हुआ नहीं है कि मोबाइल की वजह से होता है। अगेन एज़ आई सेड वर्चुअल ऑटिज़्म वो मोबाइल की वजह से है, नहीं है, नहीं बोल सकती मैं। ओके। और अभी जैसे विद टाइम या फिर आप बोलो जॉब रिक्वायरमेंट, बहुत सारी न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई। सो मम्मी-पापा एंड छोटा बच्चा। पहले क्या होता था कि जॉइंट फैमिलीज़ होती थी। सो अगर मम्मी-पापा नहीं है तो चाचा रहेगी, बुआ रहेगी, दादा-दादी रहेंगे। तो उस समय बच्चों के साथ लोग खेल पाते थे, राइट। ठीक है? हमेशा कोई ना कोई एक साथ होता था। अभी क्या होता है कि नॉर्मली अगर हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, तो दोनों को काम पे जाना है और उस समय बच्चा अकेला घर में रहता है, केयर टेकर के पास रहेगा या फिर कोई एक उसको देखने वाला रहेगा, तो उसका उतना इंटरेक्शन होता नहीं है। हुँ। तो क्या ये एक कारण मान सकते हैं? हाँ, डेफ़िनेटली जो बच्चा नहीं बोल पा रहा है, इंटरैक्ट नहीं कर पा रहा है, ये एक रीज़न तो है ही, क्योंकि ह्यूमन इंटरैक्शन अब है ही नहीं कंपेयर टू जॉइंट फैमिली जहाँ पे बच्चे को अलग-अलग एक्सपोज़र मिल रहा है, लर्निंग बिहेवियर पैटर्न मिल रहा है, बिकॉज़ हर एक पर्सन का बिहेवियर अलग होता है, इंटरैक्ट करने का तरीका अलग होता है, वो एक्सपोज़र अभी बच्चे को नहीं मिल रहा है। तो ये भी एक रीज़न है जो इम्पैक्ट कर रहा है, बट मेन कॉज़ नहीं है। एनकरेज कर सकता है इस चीज़ को और बढ़ावा दे सकता है। अगर कोई बच्चे को ऑटिज़्म है और अगर उसको इतना टाइम नहीं मिल रहा है फ्रॉम द पेरेंट्स, तो उस चीज़ को वो और माइल्ड टू मॉडरेट लेवल की तरफ पुश कर सकता है, बट मेन कॉज़ नहीं है। ओके। तो अभी आपने बात करते हुए बताया कि अगर बच्चे को मतलब पेरेंट्स ने अगर देखा कि बच्चे में ये सिम्टम्स है कि बच्चा अटेंशन नहीं दे रहा है, मीनिंगफुल प्ले नहीं कर रहा है या फिर हैंड फ्लैप कर रहा है, दीवार की तरफ देख के बात कर रहा है, अपने में ही गुंग रहता है, हुँ। तो पेरेंट्स ने पीडियाट्रिशियन के पास जाना चाहिए। फिर पीडियाट्रिशियन इसके ऊपर चेक करेंगे कि क्या करना है, कि उसका आई कॉन्टैक्ट चेक करेंगे, सोशल स्माइल चेक करेंगे। अगर उन्हें ऐसा लगता है कि इसे ऑटिज़्म है, हुँ। तो फिर उसके बाद क्या? उसके बाद वो आपको 2 जगह भेजते हैं, एक है साइकोलॉजिस्ट के पास और सेकंड है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो प्रॉपर डायग्नोस्टिक टूल असेसमेंट स्केल्स जो हुई है वो यूज़ करके बच्चे को डायग्नोज़ करते हैं। साइकोलॉजिस्ट। राइट। वो डायग्नोज करते हैं कि उसको ऑटिज्म है, तो कितने लेवल का है, कितना परसेंटेज है, कौन से लेवल ऑफ एरियाज डीले हैं अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड्स एज, एंड उसके बाद वो थेरेपी के लिए बोलते हैं कि आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपी या स्पीच थेरेपी, अगर बच्चे में स्पीच डीले है तो उसके बाद वो रेफर करते हैं। ये एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है जो फॉलो होता है, जिसमें एक क्वेश्चनेयर फॉर्म रहता है जो पेरेंट्स को क्वेश्चंस करके हम रेट करते हैं। सेकंड होता है प्योरली ऑन ऑब्जर्वेशन, चाइल्ड का प्ले कैसा है उस बेसिस पे एक और असेसमेंट फॉर्म होता है। और थर्ड होता है एक डेवलपमेंटल क्राइटेरिया, जिसमें बच्चे ने एज के हिसाब से अपने माइलस्टोन्स अचीव किए हैं या नहीं। तो ये ओवरऑल 3 टू 4 स्केल्स इन्वॉल्व है, जिसके बेसिस पर हम डायग्नोज करते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग उसके गोल्स प्लान होता है एंड थेरेपी स्टार्ट होती है। तो फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी में क्या किया जाता है? ऑक्यूपेशनल थेरेपी अगेन जब वो साइकोलॉजिस्ट रेफर करते हैं तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का अपना एक अलग असेसमेंट शीट होता है जो वो इवैल्यूएट करते हैं and उसके हिसाब से थेरेपी स्टार्ट होती है। सो एज एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आई पर्सनली वर्क ऑन प्री रेक्विजिटिव स्किल्स, जो कि होता है सिटिंग टॉलरेंस, एक जगह पर बच्चा बैठ सके, आई कांटेक्ट मेंटेन कर सके, रिस्पॉन्स दे सके अपने नाम पर, अगर मैंने कोई एक्शन किया है तो वो कॉपी कर सके, जिसको बोलते हैं इमिटेशन स्किल्स।
तो ये 4 टू 5 बेसिक चीज़ है, इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग, लाइक बेसिक इंस्ट्रक्शन, कि अगर उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है और मैंने माँगा तो वो समझ पाए कि मैंने क्या बोला है एंड वो फॉलो कर सके। तो ये बेसिक चीज़ है जिससे हम थेरेपी स्टार्ट करते हैं एंड उसके बाद फिर वो फॉलो अप होता है, जो भी वो बच्चा लैक कर रहा है उस पे हम काम करते हैं। ओके, सो सिटिंग टॉलरेंस, इमिटेशन, आई आई कॉन्टैक्ट, कांटेक्ट, रिस्पॉन्स टू नीड रिस्पॉन्स टू। एंड इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग। ओके, तो ये थेरेपी में जब मान लो बच्चा रिस्पॉन्स कर रहा है, स्लोली स्लोली रिकवर, सिटिंग टॉलरेंस बढ़ गया, रिस्पॉन्स करने लगा है, देन व्हाट नेक्स्ट? अगर बच्चे में स्पीच डिले है, क्योंकि ऑटिज़्म के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लाइक सिम्पटम्स होते हैं, जिसमें बच्चा सोशली इंटरैक्ट करना नहीं पसंद करता है, जिसके वजह से वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता है। नीड बेस्ड कम्युनिकेशन, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि मुझे भूख लगी है, मुझे पानी चाहिए, मुझे ये पहनना है, मुझे अभी ये करना है, वो भी कन्वे नहीं कर पाता है। तो हम स्पीच थेरेपिस्ट के पास भेजते हैं, जिससे उसका स्पीच डेवलपमेंट हो सके। उसके अलावा और भी बेसिक चीज़ें हैं जो बच्चा नहीं कर पाता है, जो कि ऑटिज़्म से डायग्नोज़ है। वो है कि वो फ्रेंडशिप फ़ॉर्म नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका कम्युनिकेशन इशू है, तो वो बॉडी लैंग्वेज, सोशल क्यूज़ नहीं गेस कर पाता है, समझ नहीं पाता है। इंटरैक्ट नहीं करता है, तो वो इनिशिएट नहीं कर पाता है कन्वर्सेशन, मेंटेन नहीं कर पाता है कन्वर्सेशन, जिसके वजह से फ्रेंडशिप बॉन्ड फॉर्म करना डिफ़िकल्ट होता है। एक और चीज़ है कि उन्हें रेपिटेटिव प्ले की बहुत आदत होती है, तो सेम रूटीन वो ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। स्लाइट चेंज इन अ रूटीन, दे गेट रियली अपसेट। सो वो एक चीज़ है कि हर जगह ये फैसिलिटी नहीं मिलती है, जिसके वजह से उनका बिहेवियर ट्रिगर होता है। थर्ड चीज़ है कि वो टोन ऑफ वॉइस नहीं समझ पाते हैं, सरकैज़म या ह्यूमर नहीं समझ पाते हैं, तो सोशल सिचुएशन में सोशली कैसे बिहेव करना है वो उन्हें नहीं समझ में आता है। तो ऐसे कुछ-कुछ चीज़ें हैं, मतलब अगर मैंने बेसिक चीज़ें बच्चे में इम्प्रूव कर दी, तो ऑन अ हायर स्केल ये मेरा काम रहता है कि मैं उनको सोशली कैसे बिहेव करना है उस पे काम कर सकूँ, और बाकी अपने सेम एज के बच्चों के साथ कैसे खेलना है, वो उस पे मैं काम कर सकूँ। ओके, एक एक जो ऑब्जर्व किया मैंने कि जो ऑटिज्म के बच्चे होते हैं, अ, उनके साथ अगर बात की जाए तो वो जो आपने बोला है वही वो आपको रिपोर्ट करके सुनाते हैं। जिसको इकोलालिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इकोलालिया। ये क्या होता है और इसके ऊपर क्या ये हमेशा उनके साथ रहता है? ये एक स्टेज बोल सकते हैं, स्पीच का होता है, जो बच्चे ऑलरेडी इकोलालिया स्टेज पर हैं। जो मेरी समझ है वो ये है कि विद प्रैक्टिस इतने इयर्स में मैंने समझा है कि अगर हमने उनसे कोई क्वेश्चन किया एंड जिसका आंसर उन्हें नहीं पता है, सो दे टेंड टू रिपीट व्हाट वी आर सेइंग। इफ आई आस्क देम व्हाट इज़ योर नेम, अगर बच्चे को पता है तो वो अपना नाम बताएगा, बट अगर मैंने पूछा व्हाट डिड यू ईट, एंड अगर उसकी मेमोरी या उसका फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स नहीं है कि वो सेंटेंस फ्रेम कर पाए या वो याद करके बता पाए मैंने क्या खाया है, तो वो सेम चीज़ रिपीट करेगा, क्योंकि उसको अब वो उस स्टेज पर है कि जहाँ उसे समझ में आ रहा है कि किसी ने मुझसे कुछ पूछा तो मुझे कुछ बोलना है। क्या बोलना है अगर नहीं पता है, तो जो हम बोल रहे हैं वो ही रिपीट करता है। ये एक टाइप है इकोलालिया का, और सेकंड है रेपिटेटिव इकोलालिया या रेपिटेटिव स्पीच, जहाँ पर अगर उसने कोई चीज़ सुनी है तो वो बार-बार उसी चीज़ के बारे में बात करेगा। ओके, तो ये कौन-सी एज तक हमें इसके ऊपर काम करना चाहिए? या फिर कब काम करना स्टार्ट करना चाहिए? एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल, बिकॉज़ अभी तो 18 टू 24 मंथ्स में भी बच्चे डायग्नोज़ हो रहे हैं। अगर बेसिक साइंस जैसे मैंने बोला, आई कॉन्टैक्ट नहीं देना, रिस्पॉन्स टू नेम नहीं देना, पीकाबू, ये जो बेसिक गेम जो हम सब ने खेला है, जो हम सब ने खेला है बचपन में, अगर ये बेसिक चीज़ें बच्चा नहीं समझ पा रहा है, क्या आप एक्सप्लेन कर पाएँगे कैसा होता है ये गेम?
पिकअप पीकाबू जो हम बच्चों के साथ खेलते हैं, यूजुअली मदर्स प्रेफर करती हैं जब बच्चे को फीड कर रही है तो वो प्लेट को कवर करेंगी अपने फेस से और फिर वापस से देखकर बोलेंगी या बच्चे का नाम लेंगी या एक वाइड स्माइल देंगे और बच्चा एकदम से खुश हो जाता है, या वो साड़ी के कपड़े से अपने फेस को कवर करेंगी और फिर बच्चा ट्राई करता है उसको नीचे करके देखने के लिए। इसको बोलते हैं कि बच्चा फेशियल एक्सप्रेशंस रीड कर पा रहा है, आई कांटेक्ट लंबे समय के लिए मेंटेन कर पा रहा है और वो मदर के साथ इंटरैक्ट कर पा रहा है। ओके, तो ये एक अच्छा गेम है जो मैं बोलूँगी, जो एज़ अ पेरेंट आप अपने बच्चों पर ट्राई कर सकते हैं। ओके। और व्हाट इज़ अर्ली इंटरवेंशंस? अर्ली इंटरवेंशन इज़ आप जितना जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं थेरेपी। जैसे मैंने कहा 18 टू 24 मंथ्स में भी अर्ली इंटरवेंशन स्टार्ट हो रहा है, जिसमें ब्रेन हमारा डेवलप हो रहा है एक रैपिड स्पीड में। अगर उस टाइम पर हमने थेरेपी स्टार्ट किया, सो बच्चे में कॉग्निटिव लेवल जो हमारा ब्रेन जिस हिसाब से फंक्शन करता है, वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है रैपिडली। सेकंड है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी समथिंग जहाँ पर हमारे जो ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं, वो न्यूरल कनेक्शंस जल्दी फॉर्म करते हैं। सो अगर बच्चे ने मीनिंगलेस प्ले खेलना चालू किया है, तो वो कनेक्शंस को ब्रेक करके हम नए न्यूरल कनेक्शंस फॉर्म कर सकते हैं, जो कि राइट वे ऑफ प्ले है। तो अर्ली इंटरवेंशन का ये फ़ायदा है कि हम अर्ली डायग्नोज़ करके बच्चे के ऊपर जल्दी काम कर सकते हैं और आने वाले जो डिले है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ओके। तो इसके ऊपर सिर्फ़ ऑक्यूपेशनल थेरेपी ही काम करते हैं या फिर साइकोलॉजिस्ट भी काम करते हैं? नहीं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट काम करते हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो अलग-अलग इंटरवेंशंस यूज़ करते हैं, वो है सेंसरी इंटीग्रेटेड थेरेपी, जिसमें बच्चे के सेंसरी इश्यूज़ पे काम होता है। अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, जहाँ पर बिहेवियर पर काम होता है। फॉलोड बाय स्पीच थेरेपिस्ट। अगर स्पीच डिले है बच्चे में, तो स्पीच थेरेपिस्ट एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैंड इन हैंड काम करते हैं। स्पीच थेरेपिस्ट के बाद अगर बच्चे को एजुकेशन वाइज कुछ इशू है, तो स्पेशलाइज्ड एजुकेटर्स जिसको रेमेडियल थेरेपी बोलते हैं, वो काम करते हैं। अदर देन दिस म्यूजिक थेरेपी, एनिमल बेस्ड थेरेपी और भी बहुत सारे थेरेपीज है जो अगर हम इन्वॉल्व करते हैं डिपेंडिंग ऑन द चाइल्ड्स लेवल, तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हमें देखने मिलता है। ओके। और मुझे एक याद है, मैंने एक वीडियो देखा था, आई थिंक इंडियन आइडल का था। ही वाज़ अ कंटेस्टेंट, आई थिंक ही वाज़ 27 इयर्स ओल्ड। तो हाँ। वो जब स्टेज पे आया, तो जो भी बातें उसके अराउंड हो रही थी, जजेस बात कर रहे थे, उसकी मम्मी बात कर रही थी, वो उन्हीं चीज़ों को रिपीट कर रहा था। बट जब उसने गाना चालू किया, पूरा गाना उसने एक ही फ्लो में गा दिया। तो गाना तो उसने एकदम फ्लो में गा दिया, लेकिन दूसरे कोई भी अगर वर्ड्स थे, वो उसको कंटिन्यूअसली रिपीट कर रहा था। जैसे जजेस ने बाद में रिमार्क्स दिया, तो उन्हीं के वर्ड्स को वो कॉपी कर रहा था। तो जैसे आपने बताया पहले एक वर्ड इकोलालिया। इक्वल, तो वो यही है? वो भी बोल सकते हैं और ये एक रेपिटेटिव बिहेवियर है, जो मैंने जो सुना तो मैं कंटिन्यूअसली उसी के बारे में बात करूँगा। सो ये दोनों इकोलालिया है या रेपिटेटिव बिहेवियर है, इसको डिफरेंशिएट करना थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट होता है। बट आपने जो बोला वो बराबर है। 2003 या 23 में आई गेस हुए थे, 2023 में। एंड जैसे मैंने कहा कि अवेयरनेस अब हो रही है। 2023 में अगर वो कंटेस्टेंट आए थे तो मतलब उनको कितने पहले डायग्नोज हुआ था वो ऑटिज्म। सो वो लेवल पर आकर उन्होंने जब गाया तो और भी लोगों को पता चला कि ऑटिज्म जैसा कुछ है जो एग्जिस्ट करता है। और विद थेरेपी इम्प्रूवमेंट होती है, बट इनके अंदर एक टैलेंट भी होता है जिसकी वजह से वो आकर वहाँ पर सिंग कर पाए। और इर्रिस्पेक्टिव ऑफ बिहेवियर इशू, इकोलालिया प्रॉब्लम, स्पीच इशू, बट अगर उन्हें कोई चीज़ सिखाई जाए जिसमें उनका इंटरेस्ट हो, हुँ। तो वो उसमें बहुत ज़्यादा एक्सेल करते हैं। हाँ, बिकॉज़ इन बच्चों को, मैंने एक बच्चा देखा था, जो इतना हाइपर एक्टिव था, बट जब वो स्केटिंग करता था, इतना स्मूथली स्केटिंग करता था, गा मतलब ऑलमोस्ट वो 3 फीट के अंदर की जो हाइट हाइट अगर रखा जाए, वहाँ से अंदर से जाता था और इतना स्पीडली स्केटिंग करता था। बट जब स्केटिंग के शूज़ उसने निकाल दिए, तो फिर वो उसका बिहेवियर एकदम हाइपर एक्टिव, सुनेगा नहीं। जब स्केटिंग करेगा, तो एकदम काम माइंडेड, स्मूथली जा रहा है।
सेल्फ स्टिमुलेट करना बोलते हैं इसको, कि जो चीज़ उन्हें पसंद आ रही है, सिलेक्टिव अटेंशन, जो चीज़ उन्हें पसंद आ रही है वो उसको घंटों तक कर सकते हैं, एंड वो इतने फाइनली करेंगे जो कि कोई नॉर्मल इंसान नहीं नहीं कर पाए। कर पाए। सो हाँ, आपने जैसे बोला कि सिलेक्टिव इंटरेस्ट, सिलेक्टिव अटेंशन के बेसिस पर होता है कि अगर उन्हें कोई चीज़ पसंद आई है, तो वो उसमें एक्सेल करके दिखाएँगे, बट अदर देन दैट उन्हें बाकी समझ इतनी नहीं होती है, वो हमें सिखाना होता है जिसके लिए हम थेरेपी सीक करते हैं। ओके। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे मान लो अगर किसी पेरेंट्स को पता चला है कि उसका बच्चे को ऑटिज़्म हुआ है या फिर डायग्नोज़ हुआ है, तो क्या उन्हें नॉर्मल चाइल्ड की तरह रेज़ करना चाहिए या फिर कुछ जैसे भी उन्होंने बताया कि उन बच्चों का एक स्पेसिफ़िक एरिया होता है, सिलेक्टिव अटेंशन होता है, तो उनके अटेंशन को आइडेंटिफ़ाई करके उसी के ऊपर काम करना चाहिए? ये 2 अलग क्वेश्चंस है, बिकॉज़ वो एज़ अ नॉर्मल किड रेज़ करना चाहे, तो वो हमेशा अपने बच्चे को एक नॉर्मल किड के साथ ही कंपेयर करेंगे, एंड वो कभी सेल्फ सैटिस्फाइड नहीं होंगे। वो फ्रस्ट्रेशन इन द एंड वो बच्चे पर निकलेगा, एंड उस बिहेवियर के साथ वो बच्चा भी अपना 100% नहीं दे पाएगा। सो मैं सजेस्ट करूँगी कि एक्सेप्ट करने के बाद उस बच्चे का जो लेवल है, उस बच्चे का जो इंटरेस्ट है, उस हिसाब से अगर चीज़ों को हम रखें, उस हिसाब से अगर हम आगे बढ़ें, तो उस बच्चे के लिए भी अच्छा है और एज़ अ पेरेंट उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है। ओके। अ, मैंने एक मूवी देखी जिसे बिकॉज़ ऑटिज़्म शायद अभी भी कुछ लोगों को अगर समझ में नहीं आया होगा, तो क्या जो रणबीर कपूर का मूवी था, बर्फ़ी, तो रणबीर कपूर ऑटिज़्म था? नहीं, बर्फ़ी मूवी में जो रणबीर कपूर है, उसे हम बोल सकते हैं कि उसे प्रॉब्लम था कि वो बात नहीं कर सकता था। बट वो साइन लैंग्वेज यूज़ करके कम्युनिकेट कर पाता था, और वो बेसिक जो एडीएल होते हैं, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, अपने चीज़ों को करना, जहाँ जाना है वो इंडिपेंडेंटली कर पाता था, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं था। उस मूवी में जो ऑटिज़्म का कैरेक्टर प्ले कर रही थी वो प्रियंका चोपड़ा थी, जो झिलमिल का कैरेक्टर प्ले कर रही थी। उसमें ऑटिज़्म था, इसलिए वो अपनी चीज़ों को कन्वे नहीं कर पाती थी। उसका वर्ल्ड को देखने का तरीका अलग था, वो बहुत लिमिटेड लोगों के साथ ही कम्युनिकेट करती थी, कंफर्टेबल रहती थी। वो एक पर्टिकुलर वे ऑफ सेम ड्रेस एवरी टाइम पहनती थी। जैसे मैंने कहा, उनको एक स्पेसिफिक रूटीन फॉलो करना पसंद है। सो अगर वो मूवी कोई देखे तो कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने ऑटिज़्म के उठाई थी और प्रियंका चोपड़ा के कैरेक्टर्स में बताया था। इसके अलावा और भी कोई मूवीज़ है? इसके अलावा एज़ सच इतने अच्छे से तो किसी ने नहीं बताया है ऑटिज़्म के बारे में। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि तारे ज़मीन पर एक ऐसी स्टोरी थी जिसमें ऑटिज़्म के बारे में बताया था, तो नहीं, वो डिस्लेक्सिया के बारे में बताया था। इवन माय नेम इज़ खान एस्पर्जर सिंड्रोम के बारे में था, बट हाँ, अगर किसी ने माय नेम इज़ खान। हाँ। वो ओ एस्पर्जर सिंड्रोम के बारे में था। एस्पर्जर सिंड्रोम, बिग बैंग थियरी करके एक सिटकॉम है, सीरीज़ है जो देख सकते हैं। उसमें एक शेल्डन करके जो कैरेक्टर है वो प्रॉपर्ली ऑटिस्टिक पर्सन कैसा होता है उसके बारे में है। तो वो एक काफ़ी फन सीरीज़ है, एंड अगर किसी को सीखना है, समझना है, तो वो देख सकते हैं। ओके। अ, अभी जैसे अगर किसी किसी के बच्चे ऑटिज़्म है, तो पेरेंट्स उनको कैसे मैनेज कर सकते हैं घर पे? कुछ चीज़ें हैं जो मैंने ऑब्ज़र्व की है एज़ अ थेरेपिस्ट बच्चों में, जो कि काफ़ी मैंने रेकमेंड किया है और पेरेंट्स ने बोला है कि वो काम भी करता है। तो फर्स्ट ये है कि वो एक प्रॉपर रूटीन बनाकर रखें, जो कि सिर्फ़ वर्बली ना बताएँ बट पिक्चर फॉर्म्स में भी डिस्प्ले कर सकें, सो दैट विजुअल फीडबैक उनको कंटिन्यूअसली मिलता रहे कि हमें क्या एक्सपेक्ट करना है आज के दिन से। तो वो ये काफ़ी हेल्प करता है। सेकंड है, कुछ बच्चों को सेंसरी इश्यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट नहीं पसंद है, बहुत ज़्यादा शोर नहीं पसंद है, बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक नहीं पसंद करते हैं।
तो वो अगर हम कंट्रोल में रखें तो बच्चा बहुत ज़्यादा अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर पाता है। नंबर 3 है, उसका अगर स्पेसिफिक प्ले टाइम है, थेरेपी टाइम है, स्लीप टाइम है, तो हमें बच्चे के पीछे भागना नहीं पड़ेगा। तो वो एक चीज़ है। एंड 4th है, जैसा कि आपने कहा कि बहुत ज़्यादा पेरेंट्स अभी जो न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं एंड वर्किंग है, तो अगर वो अपने रिलेटिव्स का, फ्रेंड्स का, इन-लॉज़ का अगर हेल्प ले, उनको भी एज़ अ पार्ट ऑफ दिस थेरेपी या एज़ अ पार्ट ऑफ रेज़िंग द चाइल्ड अगर इन्वॉल्व करे, पार्टिसिपेट करे, तो काफ़ी हेल्प हो जाती है, जिससे सारे बर्डन पेरेंट्स के ऊपर नहीं रहेंगे। ओके, ग्रेट। डॉक्टर प्रियंका, मेरे पास कुछ फैक्ट मतलब कुछ स्टेटमेंट्स हैं। आप प्लीज़ बताइए ये मिथ है या फिर फैक्ट्स है? ओके। और अगर आपको लगता है इसमें आप ऐड ऑन कर सकते हैं, प्लीज़ ऐड ऑन कीजिए। ओके। सो अ, ऑटिज़्म वैक्सीन से होता है। मिथ। ओके। अ, ऑटिज़्म एक मेंटल इलनेस है। मिथ। अ, ऑटिज़्म एक चाइल्डहुड कंडीशन है जो एज के साथ ठीक हो जाता है। मिथ। इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग थिंग। ओके। ऑटिज़्म इज़ अ न्यू डिसऑर्डर। मिथ। क्या आप बिकॉज़ ऑफ लेट प्रेगनेंसी और ओल्डर एज में प्रेगनेंसी अगर होती है तो उसके कारण ऑटिज़्म होता है? आफ्टर द एज ऑफ 40 इयर्स देयर इज़ अ रिस्क ऑफ हैविंग इश्यूज इन द बेबी। फिर काफ़ी सिंड्रोम्स या न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के चांसेस बढ़ जाते हैं, बट बिफोर दैट एज सच कुछ नहीं है अभी तक। ओके। और ऑटिज़्म मोबाइल स्क्रीन टाइम बढ़ने से इंक्रीज़ होता है? एनकरेज करता है ऑटिज्म के साइंस एंड सिम्टम्स को, लेकिन कॉज ये है, इट्स अ कंप्लीट मिथ। ओके। तो बच्चों को स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए अप्रॉक्स? देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अभी तो जैसे लाइफ़स्टाइल हम जी रहे हैं, तो वो कंट्रोल करना तो ना के बराबर है, बट जितना कम दे सकते हैं उतना ज़्यादा अच्छा है। अगर बहुत सारे पेरेंट्स को मैं गाइड करती हूँ, बट आई डोंट थिंक वो कंप्लीटली फॉलो होता है। तो कोई भी जो ये देख रहा है, मैं सिर्फ सजेस्ट करूँगी कि आप गूगल करिए आपके बच्चे का एज एंड कितना टाइम वो मोबाइल, स्क्रीन, लैपटॉप, टीवी देख सकता है, तो आपको, क्योंकि आजकल के लोग गूगल पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, सो मैं सजेस्ट करूँगी कि वो खुद से गूगल करे और देखे कि अपने बच्चे के एज के हिसाब से कितना ज़्यादा टाइम वो बच्चा कंज़्यूम कर सकता है स्क्रीन, और जितना कम देंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। हाँ, बिकॉज़ उस एज में बच्चे का बिकॉज़ व्हाट आई ऑब्ज़र्व्ड कि मैंने कुछ बच्चों में देखा है कि कंटिन्यूअसली स्क्रीन देख रहे हैं। अब जैसे डेवलप बच्चा मतलब पैदा होने के बाद 1-2 साल के बाद बिकॉज़ उसने है ना सिर्फ़ स्क्रीन देखी है, ठीक है? और स्क्रीन में कंटिन्यूअसली पिक्चर्स चेंज हो रही है, विजुअल्स चेंज हो रही है, ब्राइट कलर्स। तो जब ये बच्चे स्कूल जाते हैं, तो स्कूल में जो बुक है नॉर्मली ब्लैक एंड व्हाइट रहेगी, टेक्स्ट रहेगा। तो उन स्कूल की किताबों को भी ऐसे ज़ूम करके देखते हैं। उनके ऑब्ज़र्व्स हमने देखे हैं। राइट। तो और फिर उनको है ना रीडिंग हैबिट्स नहीं रख पाती या फिर उनको फिर रीडिंग करना इतना अच्छा नहीं लगता, मतलब बुक्स उनको अच्छी नहीं लगती बिकॉज़ उन्होंने कंटिन्यू बिकॉज़ बुक्स में तो आपको ये नहीं रहेगा, कंटीन्यूअस चेंज नहीं होगा स्क्रीन। तो आई बिलीव कि अगर ज़्यादा स्क्रीन टाइम बचपन में दिया गया, तो शायद अ, इन स्कूल टाइम में फिर जब स्कूल एज रहेगा उनको, तो पढ़ाई से वो बच्चे दूर जा सकते हैं, हुँ। ऐसा मुझे लगता है। हाँ। नहीं, आपने जो बोला वो काफ़ी अच्छा ऑब्ज़र्व किया है, इसके लिए आप बता पा रहे हो। और मुझे भी ऐसे लगता है, जो मैंने न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में बात किया, कि अर्ली एज में जो हम चीज़ें दे रहे हैं बच्चे को, वो बच्चे का लर्निंग एंड ग्रास्पिंग इतना अच्छा है कि वो कंज़्यूम कर रहा है और सीख भी रहा है। लेकिन आगे जाके वो सारी चीज़ फिर वो बाकी जगह पे भी अप्लाई कर रहा है। जैसे आपने बोला कि ज़ूम करना, स्किप स्किप करना, फ़ास्ट फ़ॉरवर्ड करना, वो हर जगह अप्लाई नहीं होगा। स्क्रीन टाइम इतना ज़्यादा है बच्चों का कि हाई डेंसिटी पिक्सेल्स में कलरफुल अट्रैक्टिव चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। वही चीज़ बाकी दुनिया में आउट ऑफ दैट बॉक्स उन्हें नहीं अच्छी लग रही है।
सेम चीज़ है जो आपने मुझे बोला कि वो बच्चा अगर बुक में पढ़ रहा है तो उसको पढ़ना पड़ेगा, इट विल टेक सम टाइम, जो कि उन्हें नहीं करना है क्योंकि अभी वो वन क्लिक पर एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर, एक वीडियो से दूसरे वीडियो पर जा सकते हैं। तो इससे उनका अटेंशन स्पैन भी बहुत कम हो रहा है। ओके। और डॉक्टर प्रियंका, जैसे आप प्रैक्टिस करते हो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, अगर कोई स्टूडेंट है, फिर कोई ग्रेजुएट है, फिर वेरी नहीं स्टूडेंट है, 12th में है, 11th में, अगर उसे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बनना है, ऐसे इसको करियर परस्यू करना है, तो व्हाट इज़ एलिजिबिलिटी और क्या करना चाहिए? वो क्या कैसे कर सकते हैं? ऑक्यूपेशनल थेरेपी, पहली बात तो फिजियोथेरेपी नहीं है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक कंप्लीट डिफरेंट मेडिकल फील्ड है। जब मैंने ऑप्ट किया था ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बारे में तो मुझे याद है मेरे फिजिशियन ने मुझसे कहा था कि डू यू नो आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप आपके आई लेवल पर होना चाहिए, जिसको हम अर्गोनॉमिकली करेक्ट बोलते हैं, जिससे बॉडी का कोई भी पार्ट स्ट्रेन ना हो। एंड ये सारे टर्म्स मेरे लिए न्यू थे। एंड फिर उन्होंने कहा था कि मे बी यू कैन गो फॉर ऑक्यूपेशनल थेरेपी। जब मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि आउट ऑफ इंडिया ज़्यादा स्कोप है, इंडिया में इतना स्कोप नहीं है। बट अब जबकि मैं काम कर रही हूँ तो आई फील इंडिया में बहुत ज़्यादा नीड है ऑक्यूपेशनल थेरेपी का। एंड जो भी ये सोच रहा है, करना चाहता है, तो वो आफ्टर 12th सीईटी नीट के थ्रू वो एग्ज़ाम देकर ओटी के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, जिसमें 4 इयर्स का कोर्स होता है फॉलोड बाय 6 मंथ्स ऑफ इंटर्नशिप। एज एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट यू कैन वर्क इन हॉस्पिटल, क्लिनिक, school based settings, then even in office, as I said, ergonomics में इसमें अलग अलग फील्ड में आप काम कर सकते हो। लाइक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वर्क इन पीडियाट्रिक, जैसे कि मैं कर रही हूँ बच्चों के साथ। देन न्यूरो रिहैब सेंटर, जो भी न्यूरो रिलेटेड केसेस होते हैं उसमें, बर्न्स में, वुंड में, और अभी तो पैलिएटिव केयर और भी बहुत सारे फील्ड है, लाइक जेरियाट्रिक केयर जो ओल्ड एज होम में होता है। तो ये सारी चीज़ में काम कर सकते हैं। इवन ऑन्कोलॉजी में भी ओटिस बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं। ओके। सो एट लास्ट अपने पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? डॉक्टर शॉपिंग ना करे, हाँ। एक क्लिनिक से दूसरे क्लिनिक में वो ना करे, बिकॉज नो मैटर हाउ मेनी क्लिनिक एंड हाउ मेनी थेरेपीज दे विजिट, अगर वो घर पे वो होम प्रोग्राम या प्रॉपर पेरेंटिंग नहीं दे रहे हैं, बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं, तो कुछ रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। अपने बच्चे को दूसरे के बच्चे से कंपेयर ना करें। थोड़ा सा विथ प्रैक्टिस मैंने चेंज देखा है कि पहले बच्चे नॉर्मल बच्चों के साथ कंपेयर करते थे अपने बच्चे को, अब 2 पेरेंट ऑटिज़्म के बच्चों के साथ कंपेयर करते हैं। सो जैसे मैंने कहा कि सिम्पटम्स वेरी करता है फ्रॉम वन चाइल्ड ऑफ ऑटिज़्म टू अनदर, तो जो चीज़ें एक ऑटिज़्म के बच्चों के लिए काम में आ रही है, ज़रूरी नहीं है वो आपके बच्चे के लिए भी काम में आए। इसके लिए यूट्यूब पे वीडियोज़ देखना बंद करें, गूगल करना बंद करें सिम्पटम्स। आप रीच आउट करें प्रोफेशनल ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन, स्पीच थेरेपिस्ट। खुद एक थेरेपिस्ट या डॉक्टर घर पे ना बनकर अपने बच्चे को ट्रीट करें। एंड जितना वो डिले करेंगे उतना ज़्यादा उस बच्चे का लॉस होगा। ओके। हाँ। सो जो थेरेपी प्रोग्राम्स, मतलब बिकॉज़ थेरेपी तो 1 ही घंटा या आधा घंटा हो गई, जहाँ पे भी आप जा रहे हो। बट बच्चा आपके साथ 24/7 रहेगा। तो जो चीज़ें आपको बताई जाती है वो प्रॉपर्ली फॉलो होनी चाहिए। राइट। ठीक है? तो उसके बाद बच्चे को सो बेसिकली पेरेंट्स को ही काम करना है उसके ऊपर, हाँ, एज़ पर प्रिस्क्रिप्शन, एज़ पर गाइडेड बाय थेरेपिस्ट। टेस्ट, हाँ, क्योंकि बच्चा 24/7 पेरेंट्स के साथ रहता है, सो वो अगर उसको उस तरीके से एक्सेप्ट या ट्रीट नहीं करेंगे, तो उनको कभी इम्प्रूवमेंट देखने ही नहीं मिलेगा उस बच्चे में। ओके। सो ग्रेट, थैंक यू डॉक्टर प्रियंका हमारे शो में आने के लिए एंड ऑटिज़्म के बारे में हमें अवेयर कराने। थैंक यू फॉर थैंक यू सो मच।